अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार ये सारे सेंटेंस अपने शुरू में बोलने पड़ते हैं। तो फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यार एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने ओसिलेशन चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके मैंने 3-4 लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए हैं। तो आज यार हम एक नया चैप्टर और सबसे मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है चैप्टर नंबर 8वां, वेव्स। तो यार वेव्स के लिए मैं आपको बताता चलूं कि वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एसएचएम करते हैं, तो इसलिए लाजमी है कि आपका थोड़ा एसएचएम अच्छा हो, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छा हो। और फिर से अगर आपको अच्छा है तो फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। अगर नहीं है तो थोड़ा सा यार बुक से देख लें, ये मेहरबानी होगी आपकी। तो थोड़ा सा देख लें और फिर यहीं से स्टार्ट कर लें इस लेक्चर को। तो चलेंगे आज हम थोड़ा वेव के बारे में आपको बताएंगे कि वेव क्या होती है और वेव को क्लासिफाई करेंगे कि वेव्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलेंगे शुरू करते हैं कि वेव क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है जहन में कि वेव क्या होता है। तो व्हाट इज वेव? तो यार वेव क्या होती है कि इट इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रिपीटेड मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एट देयर मीन पोजीशन, एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। यानी ये क्या हो गया कि इट इज अ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, propagation of energy, propagation of energy due to repeated motion of particles of medium about their fixed position, about their fixed position, तो क्या होगा? अथवा इसको वेव कहते हैं, स्कार्ड वेव, यही वेव स्कार्ड वेव। यानी कहने की बात ये कि लेट सपोज मेरे पास ये 3-4 पार्टिकल्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं। मीडियम एक रास्ता होता है जहां से वेव ट्रेवल करती है। तो अगर इस पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी तो ये अपनी जगह ऐसे ऑसिलेट करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा और यही एनर्जी अगले को ट्रांसफर कर देगा, यही एनर्जी अगले को ट्रांसफर कर दिया तो ये भी ऑपरेट करेगा अपनी जगह और फिर से ये एनर्जी आगे जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये पार्टिकल्स एनर्जी को आगे धक्का देते जाएंगे और अपनी जगह ये ऑसिलेट करते जाएंगे। ठीक है। और एनर्जी कहां जा रही है? ऐसे आगे। तो कहने की बात यह है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह एसएचएम परफॉर्म करेंगे और एनर्जी को आगे भेज देंगे, यही वेव। अच्छा, इससे थोड़ी और भी डेफिनेशन लिख ले वेव की कि वेव क्या होती है? एक तरीका होता है। वेव इज अ टेक्निक बाय व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ये भी लिख लें कि वेव इज अ टेक्निक, एक तरीका। वेव इज अ टेक्निक by which energy is transferred from one point to another point। और इसमें खास बात यह कि विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है जी। तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, और वेव क्या होगी कि डिस्टरबेंस होगी। वेव एक डिस्टरबेंस होगी जो आगे ट्रेवल करेगी और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ आगे नहीं जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है कि भाई वेव एक डिस्टरबेंस होगी। अच्छा, डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकती है कि डिस्टरबेंस या तो एनर्जी के फॉर्म में होगी या मोमेंटम के फॉर्म में होगी। यानी जो डिस्टरबेंस है, यहां एक और रिपीटेशन लिख ली इसकी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस
which spread out, which spread out in medium from source, यानी हमारे पास एक सोर्स होगी, सोर्स एनर्जी पैदा करेगी और वही एनर्जी आगे ट्रेवल करेगी किसके थ्रू, मीडियम जो पार्टिकल्स होंगे उसके वजह से आगे ट्रेवल करेगी, तो उसी को हम वेव कहते हैं। अच्छा, वेव्स में क्या क्या ट्रेवल करता है? वेव्स में या तो एनर्जी ट्रेवल करती है या तो मोमेंटम। ये भी बात नोट कर लें कि वेव में क्या होगा कि या तो एनर्जी ट्रेवल करेगी या मोमेंटम ट्रेवल करेगी, दोनों सही है। या तो एनर्जी ट्रेवल करेगी या तो मोमेंटम भी ट्रेवल करेगी, ट्रेवल्स, ठीक है। तो यही दोनों चीजें ट्रेवल करेंगी वेव्स में। तो ये होगी वेव की कुछ खास बातें। अच्छा, और भी कुछ अच्छी बातें कर लें वेव की। चलो देखते हैं कुछ और बातों को। ये मिटा दो, अभी लिख लिया है, ओके जी। तो चले भाई, यार शायद लेक्चर कुछ बड़ा हो जाए तो इसलिए सॉरी, लेकिन इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें मैंने भी ऐड कर ली हैं जो आपके लिए फायदामंद हो सकती हैं। तो चले मैं कुछ और अच्छी बातें करते हैं वेव के बारे में। तो पहली बात यह कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डोंट ट्रेवल विद वेव, डोंट ट्रेवल विथ वेव। अच्छा, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं। अब मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं, अपनी जगह ओसिलेट करते हैं, लेकिन वेव के साथ आगे नहीं जाते। लेट्स सपोज एक रस्सी ले लें आप इस चीज को समझने के लिए। तो ये होगी रस्सी, तो मैंने यहां पर ये फिक्स कर ली, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, रस्सी है, और वहां पर मैंने ये फिक्स कर लिया, और इसका ये वाला एंड मेरे हाथ में। तो यहां से मैं इसको एक जर्क दे रहा हूं, इसको मैंने ऐसे पकड़ कर ऊपर करके नीचे छोड़ दिया ऐसे, तो एक ऐसी डिस्टरबेंस पैदा होगी जो कि आगे ट्रेवल करेगी, अच्छा, एक और खास बात कि जो इस पूरी रोप के पार्टिकल्स हैं ये ट्रेवल नहीं करेंगे, ये अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने ये वाला पार्टिकल फिक्स कर लिया, जैसे मैंने रस्सी के एक छोटे से हिस्से को मैंने कलर कर लिया, फिक्स कर ली वो चीज, तो देखिए वो फिक्स चीज ये वाली है। तो जब ये डिस्टरबेंस यहां पर पहुंचेगी, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, वही वाला पार्टिकल जो यहां पर था अपनी मेन पोजीशन पे, ये ऊपर है, और जब ये एनर्जी आगे चली जाएगी तो फिर से ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल फिर से अपनी जगह पर, फिर ये नीचे जाएगा ऊपर। अगर 2-3 आपने जर्क दिए रस्सी में, तो कहने की बात ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, यहाँ मीडियम कौन सा है, रो पे, तो यहाँ जो सारे पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के अपनी जगह एसएचएम परफॉर्म करते हैं और एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करती है, जिसे हम वेव कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, और दूसरी खास बात कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन a given medium is constant, remains same, is constant, यानी एक मीडियम में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा, इसके बरक्स पार्टिकल्स की वेलोसिटी की बात की जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम varies with time, अच्छा, इसको समझने के लिए ये समझें कि जो पार्टिकल्स होते हैं एसएचएम करते हैं, और आपको पता है कि जो एसएचएम में 3 पोजीशंस होती हैं, एक मेन पोजीशन होती है और 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसकी मेन पोजीशन पर सबसे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब वो एक्सट्रीम की तरफ स्लो जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते करते एक्सट्रीम पर 0 हो जाती है। यानी पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेरी करेगी, चेंज होगी टाइम के हिसाब से, तो वो मैक्सिमम कहां होती है, एट मेन पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है पार्टिकल्स की, एट मेन पोजीशन,
एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। कौन सी वेलोसिटी? पार्टिकल्स की, वेव की नहीं। वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं। और जीरो कहां पर होती है? यानी एट बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस, बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल्स जीरो हो जाएगी, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर देखिए इसकी एक्सट्रीम ये वाली, तो ये यहां पर पार्टिकल रुक गया, फिर नीचे आएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ गए ये बात? तो ये बात होगी क्लियर। अच्छा, इसके अलावा मीडियम की बात की जाए कि मीडियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हों कि एनर्जी ट्रेवल करे, यानी वेव ट्रेवल कर सके, तो ये थोड़ी याद देखने कि मीडियम के कुछ बातें खास हैं। ये भी मिटा दो, वेव हो गया। ओके जी, यहां तक बात क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो अभी देख लें कि कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मीडियम के पास। वेव क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पता जरूर चल जाएगा कि वेव क्या होती है। अभी देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव या फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम के पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो कौन सी होती है? तो देखें कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलास्टिसिटी, वो होती है इलास्टिसिटी। तो आपको ज्यादा पता होगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी किसी चीज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर सके, अपनी सेम पोजीशन पर आ सके। यानी इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम के पास। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए कि वो अपनी पोजीशन पर सेम आ सके। ठीक है। अच्छा, एक बात सुन लें कि जो रबड़ होता है, तो रबड़ को हम खींचते हैं तो उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है कि फिर से वो अपनी जगह पर फिर से आ जाता है। अच्छा, एक खास बात आपसे पूछता चलूं कि इलास्टिसिटी जो लचक होती है वो रबड़ में ज्यादा होती है या स्टील में ज्यादा होती है? तो यार जो सिंपल लोग होते हैं जिनको ज्यादा फिजिक्स से फेमिलियर नहीं होते, फिजिक्स का पता नहीं होता, तो वो कहीं पे जो ज्यादा लचक होती है वो तो रबड़ में होती है। वो रबड़ थोड़ा लचकदार होता है, इलास्टिक होता है कुछ। तो ये बात फिजिक्स में थोड़ी डिफरेंट है। तो फिजिक्स में इलास्टिसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि आप एक बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए, तो जितनी ये प्रॉपर्टी उसके पास ज्यादा होगी और वही ज्यादा इलास्टिक होगी। तो मैं सेम काम करता हूं कि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं रबड़ पर, तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करने के बाद रबड़ टूट जाता है, अपनी इलास्टिक लिमिट से आगे बढ़ जाता है और टूट जाता है। अगर मैं वही ज्यादा फोर्स एक रॉड लूं स्टील की, उस पर लगा दूं, ऐसे खींचूं बहुत फोर्स से, तो क्या वो टूटेगी? नहीं टूटेगी। तो सेम लॉजिक अप्लाई कर ले कि जो ज्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सके वो ज्यादा इलास्टिक, यानी स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा रबड़ से। तो ये होगी इलास्टिसिटी। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनर्शिया होनी चाहिए। इनर्शिया मींस मास। जितना मास ज्यादा उतनी इनर्शिया ज्यादा। तो इनर्शिया का मेन काम ये है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी and can overshoot mean position। ये खास है, can overshoot mean position। यहां तक बात क्लियर है कि पार्टिकल्स के पास कुछ इनर्शिया होना चाहिए। तो इनर्शिया मींस मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ स्टोर कर पाएंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स एक जगह रुक नहीं पाते। तो पार्टिकल जैसे
आपने मेन प्रोसेसर ऊपर गया और फिर जब नीचे आएगा तो मेन प्रोसेसर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, कुछ एनर्जी है, तो रुकेगा नहीं, फिर नीचे जाएगा। तो इसीलिए मेन पोजीशन को ओवरशूट कर दे, उसको छोड़ दे, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इनर्शिया। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, और तीसरी बात कि फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम शुड बी लेस, बहुत कम होनी चाहिए। जितनी फ्रिक्शन ज्यादा कम होगी तभी तो पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। अच्छा, और इसके अलावा जो अपना मीडियम है, नंबर 4 पर बात, तो मीडियम की जो डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ऑफ मीडियम शुड बी यूनिफॉर्म, यानी उसकी डेंसिटी चेंज ना हो ओवरऑल, यानी जहां तक मीडियम है वहां तक डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म हो। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये प्रॉपर्टीज एक मीडियम के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से एनर्जी ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हम वेव कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, और इसके बाद हम अभी क्लासिफाई करने जा रहे हैं वेव्स को। तो यार ये क्लासिफिकेशंस अपनी बुक्स में ज्यादा नहीं है, जैसे अपनी पंजाब टेक्स्ट हो गई, केपीके होगी, बलूचिस्तान होगी, इवन सिंध होगी, लेकिन सिंध में कुछ वेव ज्यादा लिखा हुआ है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट, जैसे पंजाब होगी तो पंजाब में कुछ इक्वेशंस नहीं है वेव्स की। अच्छा, जो क्लासिफाई अभी करेंगे ये अकॉर्डिंग टू एररलेस फिजिक्स या एनसीईआरटी ऑफ इंडियन बुक्स, जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग मैं वेव्स को क्लासिफाई करूंगा। ठीक है जी, तो ये अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ के वेव्स कितनी टाइप्स की होती है, ये मिटा दो अभी। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है कि मीडियम के पास क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वेव ट्रेवल कर सके। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अभी चलते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की तरफ से। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, अच्छा, वेव्स को मैं क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पहली बात के मीडियम रिक्वायरमेंट, किन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है और किन को नहीं होता। और दूसरी बात मैं क्लासिफाई करूंगा अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है जी, अच्छा, ऑफ मीडियम। और तीसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अच्छा, या ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी जो एनर्जी होगी कितनी डायरेक्शंस में, कितनी डायमेंशंस में ट्रेवल करती है, ये भी आज हमें देखनी है। और इसके अलावा कुछ और टाइप्स आ जाती है वेव्स की, तो इसे मैं लिख रहा हूं कि अदर वेव्स या अदर टाइप ऑफ वेव्स। तो ये वेव आज हमें पढ़नी है, अदर टाइप ऑफ वेव्स। ठीक है जी, तो इन बेसिस पर हमें आज वेव को क्लासिफाई करना है। तो आज ये सारी क्लियर होने वाली, तो दिल थाम के बैठे। और अच्छा यार, यहाँ पर कुछ कॉपी भी निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट लाजमी करने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी मिटा दो। ओके, तो अभी क्लासिफाई करते हैं वेव्स को। और वेव्स की क्लासिफिकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, तो इस पर हमारी दो वेव्स बन जाती है। एक वेव्स दो टाइप्स में क्लासिफाई हो जाती है, जिसमें एक को कहते हैं हम मैकेनिकल वेव्स,
और दूसरी होती है हमारे पास नॉन मैकेनिकल, यानी नॉन मैकेनिकल। यह इसका दूसरा नंबर ऑफ फेमस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका दूसरा नाम है। अच्छा, चलते हैं मैकेनिकल वेव की तरफ। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड हो फॉर प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, यानी जिसको मीडियम की जरूरत पड़े उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। यानी अ वेव which requires medium for propagation of energy, यानी प्रोपगेशन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए इनको मीडियम की एक रिक्वायर्ड होती है, बहुत लाजमी होता है कि मीडियम के पास होना चाहिए, वरना ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इनके एग्जांपल्स देख लें कि सबसे फेमस अपना ये साउंड वाला, साउंड वेव्स, ठीक है जी, ये बड़ा फेमस है। इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर आप स्पेस में चले जाएं, जहां पर कोई मीडियम, सॉरी वैक्यूम में चले जाएं, तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, तो अगर आप वहां पर चिल्लाएंगे तो आपकी साइड में बैठा हुआ इंसान जो आपके साथ उस वैक्यूम में है वो सुन नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई बीच में मीडियम नहीं है। एक तो साउंड वेव्स हो गई। अच्छा, दूसरी वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सेस्मिक वेव्स हो गई अपनी, सेस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक में होती है, अपनी जिलजिला आता है तो उसमें ये वाली वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक, ठीक है जी। ये हो गई मैकेनिकल वेव। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो फॉर प्रोपगेशन, जिसको व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, फॉर ट्रेवलिंग, फॉर प्रोपगेशन। अच्छा, इनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपगेशन के लिए, ट्रेवल करने के लिए इनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर हो तो फिर भी कोई बात नहीं, ना हो तभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका दूसरा नाम है। ये तब पढ़ा कि जब लाइट को प्रूफ किया गया कि लाइट एक ट्रेवल करती है जब दो फील्ड्स अपने आप में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में परपेंडिकुलरली, यानी लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक दूसरे के लेट्स सपोज ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जो वेव ट्रेवल करेगी इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये हो गए वेव, सही है जी। तो अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए कहा गया कि इसमें दो फील्ड्स वाइब्रेट करती हैं, ऑसिलेट करती हैं और एनर्जी उन दोनों के परपेंडिकुलर मूव करती है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स ले लें कि कौन कौन सी वेव्स है। इसमें से सबसे फेमस अपना लाइट होगी, अच्छा लाइट वेव होगी। अच्छा, इसके अलावा अपनी गामा रेज है, गामा रेज है, अपनी एक्स रेज हो गई, सही है जी, इंफ्रारेड वेव्स होगी। अच्छा, रेडियो वेव्स होगी, रेडियो वेव्स होगी, एटसेट्रा। तो ये सारे कौन होंगे? नॉन मैकेनिकल वेव। जहां तक बात क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट तो बात हो गई। अच्छा, मोशन ऑफ पार्टिकल की तरफ चलते हैं कि मीडियम के पार्टिकल के मोशन पर भी वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है, और वो भी बहुत ही फेमस है यार, बोर तो नहीं हो रहे ना। अच्छा, अभी चलते हैं अभी दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है जी। तो इनमें भी यार हमारे पास दो वेव्स बन जाती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स। ये दोनों फेमस है, आपने जरूर पढ़ी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हमारे पास दो वेव्स होगी, दो वेव्स। अच्छा, एक तो इसको मैं इधर लिख सकता हूं,
एक इधर एंड सेकंड को यहां पर। तो एक तो हमारे पास होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखें कि इन वेव्स में पहले इसको डिफाइन कर लें फिर उसके पास चलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम यानी पार्टिकल्स vibrates या oscillates in the direction of propagation of wave, in the direction of propagation of wave, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जाए उस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, ओसिलेट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये पार्टिकल हो गया, ये वाला, ये पार्टिकल ऐसे और फिर पीछे आ जाए, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे और एनर्जी भी इस डायरेक्शन में जाए, यानी पार्टिकल भी वेव के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो गई वेव और ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल, यानी दोनों पैरेलल डायरेक्शन में यानी एक सेम डायरेक्शन में हो, यानी पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करे जो कि डायरेक्शन है वेव की। अच्छा ठीक। और इसके अलावा जो ये वाली वेव्स हैं, ये वाली वेव्स, these waves travels in the form of compression and rarefaction। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये वेव्स ट्रेवल करती हैं। अच्छा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या है कि भाई कंप्रेशन ऐसी जगह है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएं, दब जाएं, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और जब ये खुलेंगे उसे रेयरफेक्शन। यानी क्या होता है कि जब साउंड ट्रेवल करता है, लेट सपोज मैंने यहां से मैं बोल रहा हूं तो यहां पर जो पार्टिकल्स है पहले वाले पार्टिकल्स ये दब जाएंगे, इसे कंप्रेशन कहेंगे। और जब ये खुलेंगे क्योंकि इनके पास कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, जब ये खुलेंगे तो अगले को हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन। फिर से ये दब जाएंगे, कंप्रेशन, फिर खुलेंगे, रेयरफेक्शन। तो इन फॉर्म में ये वेव ट्रेवल करती है। तो देखें कि पहले लेट्स सपोज ये बन गई अपनी कंप्रेशन, और जब ये पार्टिकल्स खुलेंगे तो ये हो गई रेयरफेक्शन, और फिर से ये कंप्रेशन, और जब ये खुलेंगे रेयरफेक्शन, और जब ये दब गए फिर से कंप्रेशन, अगेन रेयरफेक्शन। तो ये हो गई अपनी कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो इन्हीं फॉर्म्स में ये वेव ट्रेवल करती है, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलर बातें ये यहां पर की जाए, यानी ये बात हो गई पहले वाली, ये भी नोट कर ले क्योंकि बोर्ड छोटा है, और ये दूसरी वाली बात। यही दोनों बातें अगर इस वेव के बारे में की जाए तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट या वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation, यानी बात क्लियर है कि जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो जिस डायरेक्शन में वेव है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे। यानी लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मीडियम का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, और वेव इस डायरेक्शन में जाए। ये हो गई अपनी वेव और ये हो गया अपने पार्टिकल का मोशन, यानी जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करें उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अच्छा, इसकी सेम बात अगर यहां पर कर लें तो ये जो वेव्स होती हैं, these waves travels in the form of crust and trough, यानी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये वेव्स
मूव करती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेव बना लूंगी कि ये वाली वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, ठीक है जी, इसको यहां से देख लें कि जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, सी फॉर क्रस्ट, और जो नीचे वाले होते हैं इसको हम कहते हैं ट्रफ, टी। नीचे वाले पार्ट को हम नेगेटिव मानते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं। ऊपर कंप्रेशन, नीचे सॉरी ऊपर क्रस्ट, नीचे ट्रफ, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, इनकी थोड़ी और बातें कर लेते हैं दोनों वेव्स के बारे में। तो ये वाली बात बता दूंगी, ओके, ये मिट गई। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इनको भी मिटा लें क्योंकि ये बात आपने अभी समझ ली है। तो इसके और कुछ बातें कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स की डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो दूसरी बात कि जब ये वेव्स ट्रेवल करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इनको मीडियम में थोड़ी इलास्टिसिटी चाहिए, मीनिंग मीडियम शुड possess elasticity, अगर मीडियम के पास इलास्टिसिटी है तभी ये ट्रेवल कर पाएंगी। अच्छा, इनको इलास्टिसिटी तीनों फॉर्म से मिल जाती है, इन तीनों स्टेट्स में मिल जाती है। ये वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, these waves can travel through solid, liquid एंड गैस। प्लाज्मा हो फिर भी चल जाएगा कि इन तीनों फॉर्म्स में यानी तीनों स्टेट्स में ये वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा जो ये वाली वेव्स हैं इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते। एक पोलराइजेशन एक अलग टॉपिक है, तो ये वेव्स पोलराइज्ड नहीं होती हैं। दीज वेव्स कांट बी पोलराइज्ड। अच्छा, सेम बात अगर इसकी इधर की जाए कि इसमें क्या होगी कि मीडियम के पास इलास्टिसिटी हो, यानी जो पार्टिकल्स है अपनी सेम जगह पर पहुंच जाए उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या होना चाहिए कि मीडियम पजेस रिजिडिटी, मीडियम पजेस रिजिडिटी, थोड़ा सा मीडियम ठोस हो तभी ये मूव कर पाएंगे। अच्छा, इनको जो रिजिडिटी मिलती है ज्यादातर सॉलिड्स में, अच्छा तो ये सॉलिड में ट्रेवल कर पाएंगे क्योंकि वहां पर इसको रिजिडिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो लिक्विड की सरफेस होती है, यानी लिक्विड की सरफेस वो कुछ ना कुछ सॉलिड की तरह बिहेव करती है, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सरफेस टेंशन। तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, तो सरफेस वाले लिक्विड को क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, तो कुछ ना कुछ जो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वाली वेव्स यानी ये तीसरा, तो ये वाला तीसरा, चौथा, these waves can travel through these waves can travel through solid and through surface of liquid and don't travel through liquid and gas। ये लिक्विड एंड गैस में आपको नहीं मिलेगी, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, ये उन वेव्स की बात है जो ट्रांसवर्स भी हैं और मैकेनिकल भी हैं, यानी जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ये उनके लिए बात है, ठीक है जी। अच्छा, ये बात थोड़ी कंफ्यूजन अपनी दूर कर ले कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या मैकेनिकल हो सकती है? हाँ भी हो सकती है। नॉन मैकेनिकल हो सकती है? हो सकती है, ठीक है जी। तो एक ही चीज को यानी एक ही वेव को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हो गई भाई बंदों की, ये इंसान है, होशियार है, बड़ा तेज है, मेहनती है, ये एक ही बंदे को टाइटल्स दे सकते हैं। तो इसी तरह वेव्स को भी ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, मैकेनिकल भी हो सकती हैं, नॉन मैकेनिकल हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद थोड़े एग्जांपल देख लें कि कौन-कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कौन-कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अच्छा, इसमें जैसे अपनी सबसे फेमस साउंड वेव होगी,
ये लॉन्गिट्यूडनल होती, ठीक है जी। और इसमें देख लें कि ट्रांसवर्स नेचर की कौन सी वेव्स होती, तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गई अपनी, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गई, जो एक रस्सी में जो वेव्स बन रही है वो ट्रांसवर्स होगी। अच्छा, उसकी इसके अलावा अपनी लाइट वेव हो गई। अच्छा, सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे ट्रांसवर्स होते हैं, सारे ट्रांसवर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट हो गई, एक्सरेज हो गए, जितने भी ये वाले ये ट्रांसवर्स नेचर रखते हैं। जहां तक बात क्लियर है, ठीक है जी। तो ट्रांसवर्स वेव्स एंड लाइट वेव्स हैज बीन क्लियर्ड। तो आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये वाली हो गई, सबसे बड़ी वाली ये थी, ये हो गई। अच्छा, तो अब देखें, तो इसके अलावा भाई रह गई कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी को कैसे क्लासिफाई करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस में वेव्स के अपने दो टाइप्स होते हैं, एक थोड़ी सिंपल है। तो एक होता है अपनी प्रोग्रेसिव वेव्स, एक प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, और दूसरे होते हैं अपनी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी या ऐसे कहते हैं हम स्टैंडिंग वेव्स, ये बहुत फेमस है स्टैंडिंग वेव्स। तो इन दोनों वेव्स में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव वेव्स में एनर्जी ट्रेवल करती है। सिंपल बात कि इनमें जो एनर्जी होगी वो ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेवल कर पाएगी। लेकिन स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करती, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती। और ये ऐसी वेव्स हैं जो किसी मीडियम के दो फिक्स्ड बाउंड्रीज में अंदर बने, यानी these waves are created between two boundaries of medium, two boundaries of medium। और इसमें जो एनर्जी होती है वो ट्रेवल नहीं करती, एनर्जी do not travel, एनर्जी do not travel but confined in loops, यानी एक दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स हो जाती है, बंद हो जाती है। एंड confined in loops, and confined in loops या सेगमेंट्स, ठीक है जी। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, थोड़ा सिंपल था। अच्छा, इसके आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है जी। तो ये मिटा दो, ओके जी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हो चुकी है। एनर्जी का मतलब चला भाई दो वेव्स, एक प्रोग्रेसिव दूसरी स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देख लो थोड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, इसमें हमारे वन डायमेंशनल वेव्स होंगी, यानी जो एनर्जी ट्रेवल करे सिर्फ एक डायरेक्शन, ऐसी वेव्स जिसमें इनको भी स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एनर्जी ट्रेवल्स in one direction, in one direction, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हो गई अपनी वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एग्जांपल भी इसके ले ले, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये वन डायमेंशनल वेव्स होती है, यानी वेव्स प्रोपगेटिंग ऑन स्ट्रिंग। तो ये हो, जिसके अलावा अपनी टू डायमेंशनल वेव्स, तो इसमें क्या होती है कि एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी travels in two perpendicular directions, यानी दो डायरेक्शन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। प्लेन में क्या होते हैं भाई, दो ही एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो प्लेन में जो वेव्स ट्रेवल करती हैं उन्हें हम टू डायमेंशनल वेव्स कहते हैं। इसका थोड़ा सा एग्जांपल लिख लें कि वेव्स propagating on surface of water, on surface of water, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, लास्ट में थ्री डायमेंशनल वेव्स, या थोड़ा तेज बना ले इसको। थ्री डायमेंशनल वेव्स क्या होती है कि एनर्जी ट्रेवल करती है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, यानी जो तीन डायरेक्शंस हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी स्पेस में। स्पेस में क्या होती है कि तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में एनर्जी ट्रैवल करे, ठीक है। अभी जहां मैं क्या हूं, स्पेस में खड़ा हूं, तो यहां पर मेरा जो साउंड ट्रैवल कर रहा है,
3 एक्सिस में कर रहा है, स्पेस में कर रहा है, तो उसमें एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी ट्रेवल करेगी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हो गई भाई लाइट ट्रेवल करती है, साउंड ट्रेवल करती है, यहां तक हो गया। ठीक है जी, ओके, ये वाली हो गई। अच्छा कुछ यार और भी टाइप्स हैं इसके, वो थोड़ा डिफाइन कर लें, ये मिटा दोगे, ओके, ये हो गया। अच्छा और थोड़े इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं, यानी अदर वेव्स, अदर वेव्स। ठीक है जी, तो इनमें पहले भी अपने आती है मैटर वेव्स, नंबर 1 पर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स या इसे डी ब्रोली वेव्स भी कहते हैं। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा भाई, डी ब्रोई वेवलेंथ या डी ब्रोई हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली या डी ब्रोई। तो उसने कहा था कि जब दुनिया कह रही थी कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, यानी पहले वेव को, सॉरी लाइट को वेव माना गया और फिर लाइट को जब पार्टिकल माना गया, तो इस बंदे ने कहा देख भाई नाइंसाफी है कि वेव का पार्टिकल की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो पार्टिकल को वेव की क्यों नहीं, पार्टिकल को वेव की क्यों नहीं। तो मैटर वेव्स क्या होती है, वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, कि भाई पार्टिकल अब खुद ही वेव बन गए। पार्टिकल कैसे, पार्टिकल्स छोटे छोटे, इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, प्रोटॉन हो गया, ठीक है जी, तो ये वाले कुछ हो गए, ऐसे थोड़े थोड़े और भी हैं जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये भी बिहेव कर सकते हैं एज अ वेव। तो उसने ये एक फार्मूला भी दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी मोमेंटम बहुत कम होती है, अच्छा सॉरी मोमेंटम बहुत कम होती है क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है, वेलोसिटी कुछ ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो इसकी वेवलेंथ निकलेगी, वेवलेंथ लैम्डा, वो फॉल करती है वेव्स की वेवलेंथ की रेंज में। तो ये क्या होगी अपनी, ये भी वेव्स होगी जो पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा दूसरी ऑडिबल वेव्स होगी, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, ये थोड़ी छोटी है, इनको निमट लेते हैं कि ऑडिबल वेव्स भाई ये ऐसी वेव्स होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी हुई फॉल करती है 20 हर्ट्ज एंड टू 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, यानी के बीच में जिनकी फ्रीक्वेंसी फॉल करे, जिनकी फ्रीक्वेंसी f फॉल करे, उसे हम ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और यही वेव्स इंसान के कान सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा और दूसरी आ गई अपनी तीसरी होती है अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है जी, ये होगी एसी वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से भी अबव होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी, तो ये ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जिनकी वेवलेंथ होती है वो 1.66 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है जी, वेवलेंथ बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। ठीक है जी, अच्छा और ये वेव्स सोनार में होती है, यानी नेविगेशन में जो कुछ शिप्स होती हैं जो अंडर वाटर मूव करती है, तो उनमें नेविगेशन यानी सोनार में इसकी यूज होता है, सोनार में। तो इनका यूज कहाँ होता है, सोनार में, नेविगेशन हो गया। अच्छा इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं उनकी जो स्कैनिंग होती है, यानी सॉफ्ट टिश्यूज की स्कैनिंग में काम आते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज की स्कैनिंग में काम आते हैं ये वाले अल्ट्रासोनोग्राफी में। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा लास्ट में यार और रह गई अपनी इंफ्रासोनिक वेव्स, ये छोटी इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स भाई ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी इनकी 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, और ये ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से पीछे हो। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि 20 हर्ट्ज से भी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ लैम्डा वो बड़ी हो जाती है
16.6 सेंटीमीटर से भी। लैम्डा बहुत बड़ी यानी वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम। अच्छा, तो ये हो गई सारी वेव्स की आज की क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें एक खास बात, ये वाली जो वेव्स होती हैं ये कुछ ऐसी क्रिएचर्स डिटेक्ट कर पाती हैं, जैसे अपना बेट हो गया, डॉग हो गया, तो ये ऐसी क्रिएचर्स हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, तो ये ऐसी क्रिएचर्स हैं जो इस अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर पाती हैं। तो यहाँ तक भाई आज वेव्स की क्लासिफिकेशन खत्म हुई। आई थिंक ये बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है, तो आज यहीं पर ये खत्म हुआ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।